नमस्कार। आपको बता दें कि जेपीएससी की परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गई है, तो इस जो अतिरिक्त समय आपको मिल रहा है उसका सदुपयोग आप उन विषयों, उन टॉपिक्स पे करें जहाँ कुछ कमी रह गई है, जो आपकी कमजोरी है। तो आपके पास समय मिला है तो इसका तो सदुपयोग जरूर करें। तो आज के वीडियो में जो हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय होगा झारखंड के जनजातीय विद्रोह आंदोलन। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे 3 मुख्य विषयों पे आज की चर्चा होगी। पहला होगा जनजातीय विद्रोह के कारण, जिसमें मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा ढाल विद्रोह। इसमें ढाल विद्रोह के मुख्य बिंदुओं के साथ साथ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। तीसरा टॉपिक होगा चुआड़ विद्रोह। इसमें चुआड़ विद्रोह के मुख्य बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, साथ में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको एक बार याद दिला दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल की घंटी के बटन भी दबा दें, बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी मिले। साथ में आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि अगर कुछ कमियां रह गई है, कुछ बदलाव ज़रूरी है तो उसको हम कर सकें। साथ में आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जनजातीय विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या क्या है। जनजातीय विद्रोह के राजनीतिक कारणों में पहला है आदिवासी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का आधिपत्य। प्रारंभ से ही जनजातीय क्षेत्र, झारखंड के जनजातीय क्षेत्र स्वतंत्र शासकों के अधीन रहे हैं। किसी भी दूसरे शासक का इनके ऊपर अधिकार नहीं रहा, तो शायद इनका जीने का अधिकार हो गया। जैसे ही अंग्रेजों का आधिपत्य आदिवासी क्षेत्रों पर होता है, इनकी स्वायत्तता छीन जाती है। तो यह जिसके कारण उनके मन में एक भावना पैदा हो जाती है कि हम किसी के अधीन नहीं रह सकते हैं। तो पहला कारण हो जाएगा जनजातीय क्षेत्रों पर अंग्रेजों का आधिपत्य। दूसरा, आदिवासियों की स्वायत्तता पर प्रहार। अंग्रेजों के आधिपत्य के साथ ही जितनी भी स्वायत्ताएं जनजातियों के पास थी वो एक एक करके अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई। तो इससे जनजातियों में असंतोष फैला। तीसरा, आदिवासी शासकों का कंपनी पर नियंत्रण। आदिवासी शासकों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। अब जो भी कार्य जनजातीय शासक पहले अपने जनता को ध्यान में रख के करती थी, अब उससे मुक्त हो गई, क्योंकि उन्हें रक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ मिल रहा था। अब वो जनता के बारे में उन्होंने सोचना बंद कर दिया। कई जगह जनता भी यह पसंद नहीं करती थी कि उनके शासक अंग्रेजों के अधीन हो, तो ये भी एक असंतोष का कारण था। ब्रिटिश कानून को मानने का दबाव। हर जनजातीय समाज के अपने नियम कानून होते हैं और वो उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन ब्रिटिश आधिपत्य के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वे जनजाति भी, उनके अधीन जो जनजातीय हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, वो ब्रिटिश कानूनों को माने, जिसे मानने के लिए आदिवासी जन तैयार नहीं थे। तो यह भी एक विद्रोह का कारण बना, राजनीतिक कारण बना। अगला है कंपनी के गैर आदिवासी कर्मचारियों द्वारा भोले भाले आदिवासियों का शोषण। कंपनी के आने के साथ ही कर्मचारी अपने साथ बहुत सारे गैर आदिवासी लोगों को भी साथ में लाके उन क्षेत्रों में बसाना शुरू कर दी थी। तो इन गैर आदिवासी कर्मचारियों ने वहाँ के स्थानीय भोले भाले आदिवासियों का हर तरह से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से शोषण करना शुरू कर दिया। तो यह जनजातीय विद्रोह का एक कारण बना। राजाओं और जमींदारों में कंपनी शासन के प्रति असंतोष था, क्योंकि राजाओं और जमींदारों की सत्ता छीन गई थी। उनके ज़मीन, उनके राज्य, उनके संसाधन हथिया लिए गए थे, तो वो भी अंग्रेजों से असंतोष थे। तो यह भी एक राजनीतिक कारण बना जनजातीय विद्रोह का। अब जनजातीय विद्रोह के आर्थिक कारणों पर एक नज़र डालते हैं। आर्थिक कारणों में 2 मुख्य था। पहला कि निर्वाह के साधनों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया।
इसको दो पॉइंट में हम लोग बांट सकते हैं। पहला, कृषि से संबंधित समस्या। जनजातीय लोगों के निर्वाह के दो साधन थे, एक था कृषि और दूसरा जंगल, जिन पर उनका पारंपरिक अधिकार था। ये दोनों निर्वाह के साधन पर धीरे धीरे अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया और आदिवासियों की, जनजातियों की, वहाँ के स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, जिससे प्रेरित होकर जनजातियों ने विद्रोह किया। तो इन आर्थिक कारणों पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला, कृषि से संबंधित समस्याएं। अंग्रेजों ने प्रयास किया कि अस्थायी बंदोबस्त किए जाए और स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाया, जबकि पहले आदिवासी जन स्थानांतरित कृषि करते, इसको झूम खेती भी कहा जाता है। एक जगह जंगल को साफ किया, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, खेती करेंगे, फिर अगले सीजन में जगह बदल लेते हैं। इस तरह भूमि की उर्वरता भी बनी रहती थी और उन्हें उपजाऊ जमीन भी मिलता रहता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के साथ अंग्रेजों ने प्रयास किया कि अस्थायी बंदोबस्त हो जाए। ये जो जनजाति घूम घूम के जीवन बिताते हैं वो एक जगह अस्थायी रूप से रह जाए और अस्थायी रूप से एक जगह पे खेती करे। तो स्थानांतरित कृषि को रोकने का प्रयास किया गया। दूसरा, लगान की व्यवस्था और उसमें लगातार वृद्धि करना और आदिवासियों का ऋण जाल में फंस जाना। पहले जो जनजाति अपने शासकों को, स्थानीय राजाओं को, जमींदारों को जो लगान देते थे वो इतना कड़ा नहीं होता था, अधिक नहीं होता था, लेकिन अंग्रेजों ने आगमन के साथ ही उन पे अपनी लगान व्यवस्था को थोप दिया और उस लगान में, उस कर में लगातार वृद्धि होती रही, जिसके कारण आदिवासियों को अपना कर चुकाने के लिए जमींदारों से, साहूकारों से, व्यापारियों से ऋण लेना पड़ा और वो उस ऋण जाल में फंस गए। तो यह भी असंतोष का एक कारण बना। तीसरा, बार बार पड़ने वाले अकाल। इस दौरान 1770 में, 1771 में और 1800 में इन तीन वर्षों में झारखंड में भयंकर अकाल आए। अकाल के कारण आर्थिक स्थिति जनजातियों की खराब हो गई और जिसके लिए उन्होंने अंग्रेज और बाहर से आए लोगों को जिम्मेदार माना। तो यह भी एक असंतोष का कारण बना। दूसरा जो आदिवासियों के जीवन निर्वाह का साधन था वो था जंगल। जंगल पे उनका पारंपरिक अधिकार था, वो जंगल में ही रहते थे, जंगल में ही खेती करते थे। जंगल के जो भी उत्पाद होते थे उन पर उनका पारंपरिक अधिकार था, उसका अपने हिसाब से, अपने सुविधानुसार उपयोग करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के साथ ही अंग्रेजों ने 1870 में और 1875 में वन कानून बनाए और इस कानून के अंतर्गत उन्होंने आदिवासियों का जो पारंपरिक अधिकार था जंगलों पे, वो ख़त्म कर दिया गया। अब वो जंगल से पेड़ नहीं काट सकते थे, उसके उत्पादों को स्वच्छंद रूप से उपयोग नहीं कर सकते थे, उन पे कई नियंत्रण लगा दिए गए। जंगल की कटाई के लिए अंग्रेजों ने जंगल को ठेकेदारों को दे दिया। आदिवासियों के द्वारा जो वन सुरक्षित थे वो उनके सामने काटे जाने लगे और उनके हितों के विरुद्ध उसका उपयोग किया जाने लगा, उससे उनको कोई फायदा नहीं मिला। तो यह भी एक जनजातीय विद्रोह का आर्थिक कारण बना। उसके बाद तीसरा जो अगला आर्थिक कारण है वह है शोषण, आर्थिक शोषण। बाहर से जो आए, जो भी जमींदार थे, ठेकेदार थे, साहूकार थे, इन सब ने मिलकर जनजातीय लोगों का आर्थिक शोषण किया और इस आर्थिक शोषण से तंग आकर जनजातियों ने विद्रोह का रास्ता अपनाया। अब देखते हैं जनजातीय विद्रोह के सामाजिक कारण क्या थे। सामाजिक कारणों में दो मुख्य, एक तो जनजातीय प्रथाओं में अंग्रेजी हस्तक्षेप और दूसरा दिकुओं और आदिवासियों में सामाजिक अलगाव। जनजातीय समाज अपने नियम, प्रथाओं, कानूनों से चलता है, लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद उन जो आदिवासियों की पहले से चली आई परंपराएं थी, प्रथाएं थी, उनको कुरीतियों के रूप में लिया और उन्होंने प्रयास किया कि कानून बनाकर इन सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाए, जिसके कारण जनजातियों में असंतोष फैला। जनजातीय समाज का जो दंड विधान था, दंड देने की परंपरा थी किसी गलती के लिए, किसी अपराध के लिए, वो उनका अपना था। वो अपने परंपराओं के हिसाब से दंड विधान अपनाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उस दंड विधान पर भी रोक लगा दिया। तीसरा, सामाजिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया। जनजातीय समाज कैसे चलेगा, वो किस तरह व्यवहार करेंगे, किस तरह वो काम करेंगे, वो सारा उनके सामाजिक जो रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, उनसे निर्धारित होती थी। लेकिन
अंग्रेजों ने उनके सामाजिक अधिकारों को भी छीनने का प्रयास किया। दूसरा, दिकू और समाजों आदिवासियों में सामाजिक अलगाव। दिक का मतलब होता है परेशान करने वाले, परेशान करना, और आदिवासियों ने जो भी बाहर से आए लोग थे, क्योंकि चूंकि वो उनको परेशान करते थे, इसलिए आदिवासियों ने उनका नामकरण दिकू के रूप में किया। वो उनको परेशान करने वाले लोगों के रूप में देखते थे। और जो दिकू लोग थे वो आदिवासियों को भी अपने से अलग मानते थे, अपने से हीन मानते थे, अपने से निम्न स्तर का मानते थे। तो यह जो भावना एक दूसरे के प्रति थी, उसने सामाजिक अलगाव को दूर किया। और इस सामाजिक अलगाव के कारण जनजातीय समाज बाहर से आए लोगों से कटता गया और उनके प्रति उनके मन में एक असंतोष फैल गया। अब धार्मिक कारणों पे ध्यान देते हैं। तो धार्मिक कारणों में मुख्य रूप से जो कारण था वो था ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियाँ। बाहर से आए जो भी ईसाई थे, अंग्रेजों के साथ जो आए थे, उन्होंने प्रयास किया कि धार्मिक प्रचार किया जाए ईसाई धर्म का और उनके धर्म में परिवर्तन किया जाए। आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए या मजबूर किया जाए, दोनों हथकंडे वो अपनाते थे। तो पहला था जनजातीय संस्कृति पर प्रहार। हालांकि ईसाई मिशनरियों ने जनजातियों की बहुत तरह से सहायता भी की, उनकी मदद की, उनके जीवन को आसान बनाने में मदद किया, परंतु वो बार बार इनके संस्कृति पर प्रहार करते थे, इनकी संस्कृति को गलत बताते थे, जो जनजातियों के लिए सह नहीं था। उनके पारंपरिक विश्वास प्रणालियों पर भी इन्होंने आघात किया। वो हर तरह से इनके विश्वास प्रणालियों को, धार्मिक विश्वास जो इनका था उस पर आघात करते थे, उसको गलत ठहराते थे। और उन्होंने अपने ढंग से, विदेशी ढंग से आदिवासियों के ऊपर ईसाईयत लादने का प्रयास किया, उनके धर्म परिवर्तन का प्रयास किया। तो इससे जनजातीय लोगों की, आदिवासी लोगों की धार्मिक भावना भी भड़क उठी। तो यह भी जनजातीय विद्रोह का एक कारण बना। प्रमुख जो जनजातीय विद्रोह में थे उसमें हम लोग आज दो ही, इस वीडियो में दो विद्रोह पे चर्चा करेंगे। पहला ढाल विद्रोह और दूसरा चुआर विद्रोह। जो पहला विद्रोह, जनजातीय विद्रोह झारखंड में हुआ अंग्रेजों के आने के बाद, वह था ढाल विद्रोह। तो जो पहला जनजातीय विद्रोह हुआ वो ढाल विद्रोह था, जो 1767 में शुरू हुआ और 1777 तक यह चला। तो जो ढाल विद्रोह उसके मुख्य बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ढाल विद्रोह, जो ढाल राज्य था, ढाल भूम राज्य था, वह उसकी स्थिति सिंहभूम में है। वर्तमान झारखंड के सिंहभूम जिले में उसकी स्थिति है। विद्रोह का आरंभ 1767 ईस्वी में शुरू होता है, जब अंग्रेज ढालभूम राज्य पे आक्रमण करते हैं, और यह विद्रोह की समाप्ति 1777 ईस्वी में हो जाती है, जब अंग्रेजों का ढालभूम राज्य पे नियंत्रण हो जाता है। विद्रोह के जो मुख्य कारण हैं उनमें से पहला है ढालभूम राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण। दूसरा, वर्तमान राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ किया जाना। और तीसरा है नेतृत्व। इस ढाल विद्रोह का नेतृत्व अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल कर रहे थे। तो जब ढालभूम राज्य पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो ढाल राजा जगन्नाथ ढाल ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। फिर दोनों में टकराव होना निश्चित था। जब जगन्नाथ ढाल ने देखा कि हम युद्ध में हार जाएंगे, लड़ाई में हार जाएंगे, तो वो फिर छोड़ के भाग जाता है। बाद में इसको हटा करके, जगन्नाथ ढाल को हटा करके अंग्रेजों ने उनके भाई को वहाँ का राजा बना दिया, जिसे जनता भी पसंद नहीं कर रही थी। और इसी का फायदा उठा के जगन्नाथ ढाल ने जन समर्थन से विद्रोह शुरू कर दिया था। फिर बाद में जगन्नाथ ढाल को दोबारा अंग्रेजों ने जब राजा बना दिया तो यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो इससे दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न का ढाल विद्रोह का आरंभ कब हुआ? ये 1768, बी 1769, सी 1768, डी 1770। ये 1768, बी 1767 ईस्वी, सी 1769 ईस्वी और डी 1770 ईस्वी। तो सही उत्तर होगा बी 1767 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, ढाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? ए नीमू ढाल,
बी जगन्नाथ ढाल, सी नेमा ढाल, डी शिवा ढाल। सही उत्तर होगा जगन्नाथ ढाल। अब हम लोग देखते हैं चुआर विद्रोह के बारे में, जो 1769 में शुरू हुआ और 1805 में ईस्वी में यह समाप्त हो गया। यह क्षेत्र था जंगल महाल क्षेत्र। चुआर का अर्थ होता है दुर्वृत्त और नीच जाति। तो वास्तव में यह जो जाति थी वह भूमिज थे, जंगल महाल क्षेत्र के भूमिज थे, लेकिन अंग्रेजों ने, जो कि उन्हें नीच जाति समझते थे, दुर्वृत्त समझते थे, उन्होंने चुआर शब्द का इस्तेमाल इस जनजाति के लिए किया। तो यह चुआर नाम अंग्रेजों ने दिया था। किसने दिया नाम? अंग्रेजों ने दिया। मुख्य जाति थी जंगल महाल के भूमिज। चुआरों का मुख्य पेशा है कृषि, शिकार, जंगली उत्पादों की बिक्री और जमींदारों की सैन्य सेवा। जमींदारों की सेवा में जो चुआर जाते थे उन्हें पाइक कहा जाता था। पाइक मतलब जमींदार का सिपाही। पाइकान जमीन, पाइकों को वेतन के बदले जमींदार कुछ ज़मीन देता था जिस पर खेती करके वो अपनी जीविका चलाते थे। इस जमीन को पाइकान जमीन कहा जाता था। विद्रोह के 3 आधार थे, पाइक, किसान और जमींदार। तीनों ने मिलकर चुआर विद्रोह में हिस्सा लिया था। अब देखते हैं चुआर विद्रोह का अगला बिंदु, अंग्रेजों के नियंत्रण का प्रभाव। अंग्रेजों का नियंत्रण जब उस क्षेत्र पे हो जाता है तो उसका प्रभाव क्या होता है ये देखते हैं। पहला, चुआरों की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा और बिक्री। अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है चुआरों की जो पुश्तैनी जमीन पे थी, और उनका बिक्री भी कर लेता है, होने लगता है। अंग्रेज बाहर से आए लोगों से, जमींदारों से, दूसरे जमींदारों से उनके ज़मीन की बिक्री करने लगते हैं। इस तरह उनका पुश्तैनी अधिकार उस ज़मीनों पर से समाप्त होने लगता है। दूसरा, पाइकों की ज़मीन और जीविका के साधनों पर अतिक्रमण। यह मिसप्रिंट हो गया है, इसको के पढ़िए। तो पाइकों की जो ज़मीन जमींदारों से मिली हुई थी, जमींदारों की खुद की अपनी संपत्ति चली गई, साथ में पाइकों की ज़मीन जो जमींदारों से मिली उनकी सेवा के बदले, उस पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इनका जीविका का साधन, जमींदारों के शक्ति में ह्रास से पाइकों की नौकरी चली गई और साथ में उनकी ज़मीन चली गई, तो उनके जीविका के साधनों पर ह्रास होता है और उस पर अंग्रेजों का अधिकार होता है। तो पाइकों की ज़मीन और जीविका के साधनों पर अतिक्रमण भी चुआर विद्रोह का एक कारण बनता है, जो अंग्रेजों के नियंत्रण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। चौथा, जमींदारों की शक्ति में ह्रास। जमींदारों को भी कर देना पड़ता है। जो जमींदार स्थानीय जमींदार थे वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाते हैं, फलस्वरूप उनकी शक्ति में ह्रास होने लगता है। पांचवा, लगान में वृद्धि और किसानों की ज़मीनों का छीनना। अंग्रेज के आने के साथ लगान में वृद्धि होने लगती है और लगान समय पर नहीं चुकाने पर ज़मीन उनसे लेकर ज़मीन की नीलामी कर दी जाती थी, दूसरों को बेच दिया जाता था। तो किसानों लगान में वृद्धि होती है और साथ में उसका परिणाम ये होता है कि अगर कर नहीं चुका पाए तो किसानों की ज़मीन उनसे छीन ली जाती है। छठा है, पुलिस व्यवस्था को स्थानीय लोगों का प्रभाव खत्म करना। पुलिस व्यवस्था से अंग्रेजों के आने के कारण, अंग्रेजों के नियंत्रण के कारण पुलिस व्यवस्था से स्थानीय लोगों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पहले पुलिस काम जमींदार और वहाँ के लोग मिलकर करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस पुलिस व्यवस्था को अपने ऊपर ले लिया, अपने हाथों में ले लिया और स्थानीय लोगों को पुलिस व्यवस्था से हटा दिया गया और पुलिस में और पुलिस के विभिन्न पदों पे बाहर से आए लोगों को रख दिया गया, जो स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रहते थे और उन्हें परेशान करने का भी कारण बनते थे। तो यह प्रभाव जो अंग्रेजों के नियंत्रण का उस क्षेत्र और उसकी व्यवस्था पे पड़ा, वह चुआर विद्रोह का एक कारण बना। विद्रोह की समाप्ति 1805 ईस्वी में होती है। विद्रोह समाप्ति किस रूप में होती है, किन कारणों से होती है, यह इस पे चर्चा कर लेते हैं। जब यह विद्रोह 30 वर्षों तक चलता है, इतने लंबे समय तक चलता है, तो अंग्रेजों को लग गया कि जब तक स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जाएगी यह विद्रोह चलता ही रहेगा। तो उन्होंने कुछ कदम उठाए जिससे चुआर विद्रोह शांत हुआ, लोगों को शांति मिली। तो पहला था पाइकों के ज़मीन की वापसी। जो पाइक थे जिनकी ज़मीनें छीन ली गई थी उनसे, उनको वापस कर दी गई। दूसरा, जमींदारों के ज़मीनों की नीलामी पर रोक लगा दी गई। अगर जमींदार समय से कंपनी को कर नहीं भी चुका पाते हैं तो उनकी ज़मीन अब नीलाम नहीं की जाएगी, ऐसा व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तीसरा, जमींदारों और घटवाल
पुलिस व्यवस्था में पहले स्थानीय रूप से घटवाल मुख्य रूप से शामिल होते थे और जमींदार भी उनके साथ शामिल होते थे। जमींदार और घटवाल मिलकर पुलिस व्यवस्था कायम करते थे जनजातीय समाज में। लेकिन अंग्रेज़ों के नियंत्रण के बाद जमींदारों और घटवालों का जो पुलिस व्यवस्था में भागीदारी था वह समाप्त हो गया। तो अंग्रेज़ों ने समझा कि जब तक जमींदारों और घटवालों के अधिकारों की पुलिस अधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं की जाएगी तब तक वो शांत नहीं होंगे। तो उनको फिर से जमींदारों और घटवालों को पुलिस व्यवस्था में शामिल किया गया, जिसके दो असर हुए। एक तो स्थानीय लोगों के साथ उनके संबंध अच्छे हुए जो बाहरी लोगों के कारण खराब हो गए थे। तो इस तरह समाज में, आदिवासी समाज में शांति फैली, उनके अधिकारों को वापस दिया गया, उनके पुलिस व्यवस्था को फिर से कायम किया गया, कर व्यवस्था को सुधारा गया, नीलामी रोकी गई ज़मीनों की। इस तरह जाके चुआर लोग शांत हुए और यह चुआर विद्रोह समाप्त हो गया। अब चुआर विद्रोह पे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला, चुआर नाम किस जनजाति को संबोधित था? ए भूमिज, बी कोल, सी परहिया, डी मुंडा। सही उत्तर होगा भूमिज। जंगल महाल के जो भूमिज जनजाति के लोग थे उन्हीं को चुआर नाम से अंग्रेजों ने बुलाया। दूसरा, चुआरों का मुख्य पेशा क्या नहीं था? क्या नहीं था? आप सवाल पे ध्यान रखेंगे, मुख्य पेशा क्या नहीं पूछा जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है चुआरों का मुख्य पेशा क्या नहीं था? ए पाइक, बी खेती, सी शिकार, डी व्यापार। सही उत्तर होगा डी व्यापार। चुआर लोग पाइक का काम भी करते थे, खेती भी करते थे, शिकार भी करते थे, लेकिन व्यापार में वो सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, चुआर विद्रोह कब आरंभ हुआ? ए 1769, बी 1770, सी 1771 ईस्वी और डी 1768 ईस्वी। सही उत्तर होगा 1769 ईस्वी। चौथा प्रश्न है, चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ए पुश्तैनी जमीनों का छीन जाना, बी पाइकों की नौकरी छीन जाना, सी जीविका के साधनों का छीन जाना और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों कारण, पुश्तैनी जमीनों का छीनना, पाइकों की नौकरी चले जाना, जीविका के जो विभिन्न साधन थे उस पर वो भी अंग्रेजों के द्वारा छीन लिए गए। तो ये सभी कारण थे चुआर विद्रोह के। पांचवा प्रश्न है, चुआर विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? वो तात्कालिक, ये जो सारे पिछले हमने देखा कि ये सारे परिवर्तन क्रमशः हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण असंतोष की ज्वाला तत्काल भड़क उठी थी। तो तत्कालिक कारणों में कौन थे उस पर चर्चा करते हैं। ए अकाल जन परिस्थिति, बी लगान में वृद्धि, सी जमीन की नीलामी, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी कारणों के कारण चुआर विद्रोह प्रारंभ हुआ था। छठा प्रश्न है, चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ए रघुनाथ महतो, बी सुबल सिंह, सी श्याम गंजम, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सभी नेताओं में रघुनाथ महतो नेतृत्व करता थे और भी साथ में बहुत सारे नेता थे जिनमें सुबल सिंह, श्यामगंजम और कई सारे नेता भी शामिल थे। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यह नारा किस जनजातीय विद्रोह से संबंधित है? ए ढाल विद्रोह, बी चुआर विद्रोह, सी चेरो विद्रोह, डी भोक्ता विद्रोह। सही उत्तर होगा चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का यह नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। आठवां प्रश्न, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यह नारा किसने दिया था? ए मोहन सिंह, बी रघुनाथ महतो, सी मंगल सिंह, डी दुर्जन सिंह। सही उत्तर होगा बी रघुनाथ महतो। बाकी ये सारे जिन व्यक्तियों का नाम ऑप्शन में दिया गया है वो सब चुआर विद्रोह से संबंधित लोग ही हैं। तो रघुनाथ महतो ने नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। नौवां प्रश्न, चुआर विद्रोह के दमनकर्ताओं में शामिल थे। चुआर विद्रोह के दमनकर्ताओं में कौन कौन शामिल करते थे? जो अंग्रेज सैनिक कमांडर जिन्होंने चुआर विद्रोह का दमन किया। तो ए लेफ्टिनेंट नन, बी कैप्टन फोर्बिस, सी लेफ्टिनेंट गुड्यार और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इन तीनों सैन्य कमांडरों ने मिलकर चुआर विद्रोह का दमन किया था। 10वां प्रश्न, चुआर विद्रोह कितने वर्षों तक चला? ए 20 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो सही उत्तर होगा बी 30 वर्ष। चुआर विद्रोह 30 वर्षों तक चला। 11वां प्रश्न है, चुआर विद्रोह में जनता का कौन सा हिस्सा सम्मिलित था?
चुआर विद्रोह में जनता का कौन सा हिस्सा सम्मिलित था? ए पाइक, बी किसान, सी जमींदार, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। पाइक, किसान और जमींदार तीनों ने मिलकर इस विद्रोह में, अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह में भाग लिया था। 12वां प्रश्न है, चुआर विद्रोह को शांत कराने के लिए अंग्रेजों ने कौन से उपाय किए? ए पाइकों की जमीन वापस करना, बी जमीन की नीलामी पर रोक, सी जमींदारों और घटवालों के पुलिस अधिकारों की पुनर्स्थापना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आज का वीडियो समाप्त करने का पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि जो कुछ भी कमी आपको लग रही है, जो कुछ भी आप सुधार हमारे अगले वीडियो में चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, लाभप्रद लगा तो भी कमेंट करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। साथ में जो लोग भी आपके जानने वाले हैं जो जेपीएससी की तैयारी से जुड़े हुए हैं, उनके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। जल्दी ही दूसरे टॉपिक के साथ जनजातीय विद्रोह की अगली कड़ी में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।